अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी खबर में चलेंगे इस वक्त की बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा नहीं फहराने वाले हैं राकेश टिकैत। इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों, इसके पीछे क्या बड़ा कारण है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और इसी के साथ में आपको बताएंगे उत्तराखंड पहुंचे राकेश टिकैत ने भूमि कानून के समर्थन में बाहरी लोगों को जमीन न बेचने को लेकर कानून बनाने के लिए बीजेपी सरकार से कहा। और इस दौरान एक और अपडेट में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर एक और बड़े ओपिनियन पोल के नतीजे सामने आए हैं। क्या कुछ बताते हैं इस पोल के नतीजे की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में दोस्तों, कौन सी बड़ी पार्टी बीजेपी को टक्कर देती दिखाई दे रही है, इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में हरियाणा के अंदर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक बड़े नेता को काला झंडा दिखाया गया, लेकिन बाद में खेद जाहिर किया गया है। दोस्तों, इसके पीछे क्या बड़ा कारण है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में अमित शाह मोदी पर बीजेपी के राज्यसभा के सांसद ने जमकर निशाना साधा है। इसी के साथ में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कृषि कानून को लेकर क्या मांग की है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राज्यसभा के अंदर महिला सांसदों पर हुए हमले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इसी के साथ एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश के अंदर चल रहे भारत के किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हुए मानते हैं कि उत्तराखंड के चुनाव में भी किसानों के आंदोलन का पूरा फर्क पड़ने वाला है, और जिस तरह से कृषि कानून को लेकर सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसके बाद बीजेपी को जनता सिखाएगी सबक। खबरों में आगे चलने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद लिखकर समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा फहराने का राकेश टिकैत ने एक प्रोग्राम पहले जारी किया था, लेकिन इसको लेकर प्लान बदला गया है। आपको बता दें कि पिछले करीब 9 महीनों से चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और अन्य लोगों ने 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा फहराने का अपना प्लान बनाया था। उन्होंने बताया था कि दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पर जाकर झंडा फहराएंगे, लेकिन दिल्ली में हाल फिलहाल में बच्ची के साथ हुए दरिंदगी के मामले को लेकर राकेश टिकैत ने फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि इसको देखते हुए उन्होंने अपनी योजना बदल ली है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ में हैं, हमारी संवेदना उनके साथ में है, लेकिन हम अब झंडा नहीं फहराएंगे बल्कि उत्तराखंड के नेपाल के बॉर्डर के पास एक गांव में झंडा फहराएंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली की घटना दिल दहलाने वाली है और हम ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं जिससे दुख की घड़ी में समाज को अच्छा ना लगे। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि दिल्ली की घटना के बाद ये फैसला लिया गया है, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ओलंपिक में पदक जीत कर आए भारत के खिलाड़ियों को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि वे किसी एक गाँव या शहर के नहीं है। अगर गाँव के लड़कों को वो सारी सुविधाएं मिल जाए जो शहर के लड़कों को मिलती है, तो आज वो और भी ज्यादा पदक जीतने की क्षमता रखते हैं। और इसी के साथ में टिकैत ने कहा कि लड़के किसी स्विमिंग पूल में बैठकर तैराकी नहीं सीखते, बल्कि तालाब में और पोखर में सीखते हैं। वे ज्यादा मजबूती और सहनशील होते हैं, इसके बावजूद उनके पास कोई अवसर नहीं हो पाता, जिसके कारण खेल प्रतियोगिता में उनको सफलता नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपना ध्यान खेल पर ही लगाए, आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार है। जिसका जो काम है वो करेगा, पुलिस का काम है पुलिस का काम करेगी, और फौज का जो काम है वो फौज का काम करेगी। आंदोलन हम लोग चला रहे हैं और ऐसे ही चलाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार से अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक पीछे नहीं हटेंगे। एक और अपडेट की माने तो उत्तराखंड पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि भू कानून बनना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को जमीन बेच रही है बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड की जनता की ये मांग है कि उत्तराखंड में भी हिमाचल प्रदेश की तरह कानून लागू हो, ताकि बाहर के किसी व्यक्ति को जमीन खरीदने का अधिकार न मिले। इसको लेकर बीजेपी सरकार पर कई सारे आरोप स्थानीय लोग लगाते हैं और बताते हैं कि पूरी तरह से डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की गई है, और जमीन की खरीदी को लेकर भी लोगों में काफी नाराजगी है। आपको बता दें कि बुधवार को टिकैत देहरादून में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने भू कानून का समर्थन करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश के अंदर विलेज टूरिज्म पॉलिसी लागू होनी चाहिए, वहीं पर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था होनी चाहिए और इससे सब्सिडी मिलनी चाहिए, जिससे टूरिज्म में एक नया अपॉर्चुनिटी देकर जाएगा उत्तराखंड को। साथ ही साथ आपको बताते चले दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर लोक पोल की तरफ से कराए गए सर्वे और दावे में बताया गया है कि अभी अगर चुनाव हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो 325 सीटें जीत कर आई है, अपने गठबंधन सहयोगी के साथ में वो 220 से 230 सीटों पर सिमट जाएगी, यानी 100 सीटों का स्पष्ट नुकसान होगा। और इसी के साथ में समाजवादी पार्टी 120 से लेकर 130 सीटें जीत सकती है, जबकि बीएसपी को 20 से 30 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 10 से 20 सीटें मिल सकती है और अन्य पार्टियों को 10 से 20 सीटें भी मिल सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी के सीटों में जबरदस्त गिरावट की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही एक जो बड़ी बात बताई गई है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी मेजोरिटी मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ उत्तर प्रदेश के अंदर गिरता जा रहा है और समाजवादी पार्टी के ग्राफ ने रफ्तार पकड़ी है, क्या इसके बाद अभी 6 महीने से ज्यादा का समय है, तो क्या समाजवादी पार्टी आसानी से एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है? दोस्तों, आप लोग की जो कुछ प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और कांग्रेस पार्टी बीएसपी का इस चुनाव में क्या रोल होने वाला है, आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। क्या इन दोनों पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा पहुंचेगा या एक साथ मिलने से? आप लोग की जो कुछ प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। एक और अपडेट की माने तो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम बादल को किसानों ने हरियाणा
हरियाणा के अंदर काले झंडे दिखाए, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन बोली, कहा हम इस बात को लेकर खेद व्यक्त करते हैं। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को किसानों के प्रदर्शन का सामना करना पड़ गया। सुखबीर सिंह बादल का काफिला उस वक्त रामायण टोल राजा से गुजर रहा था। हालांकि उसके कुछ समय बाद ही भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने इसके लिए खेद भी जाहिर किया है। भारतीय किसान यूनियन के जिला युवा प्रधान कुलदीप खरड़ ने कहा कि गलती से हमने ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बिना जाने परखे काले झंडे दिखाए हैं। हमारा ऐसा कुछ भी करने का कोई मन नहीं था, क्योंकि हम उस पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं जो किसानों का समर्थन कर रहा है, बल्कि उसका विरोध कर रहे हैं जो किसानों को अपशब्द कहते हैं। कानून को वापस लेने की बजाय किसानों को खालिस्तानी मवाली जैसे अपशब्दों से संबोधित करते हैं। दरअसल दोस्तों, हरसिमरत कौर की तरफ से किसान आंदोलन में सक्रियता दिखाते हुए संसद के अंदर भी जबरदस्त तरीके से मांग की जा रही है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है। और इस दौरान भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सुखबीर सिंह बादल को काले झंडे दिखाए जाने को लेकर खेद जाहिर किया गया है। एक और अपडेट की माने तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी के सभी नेताओं और एमएलए को राज्यसभा और लोकसभा में उपस्थित रहने के लिए कहते हैं जब भी संविधान संशोधन कानून आता है। और ऐसे में दोस्तों 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया गया था, जिसमें ओबीसी आरक्षण के कानून में बदलाव किया गया है। यानी राज्य सरकार अब अपने हिसाब से ओबीसी जातियों की लिस्ट बना सकते हैं। यानी अब सीधी शक्ति राज्य सरकारों के पास आ गई है। इससे पहले केंद्र सरकार ये फैसला लेती थी और ओबीसी को लेकर जो लिस्ट जारी किया जाता था वो केंद्र की सरकार करती थी, लेकिन अब संविधान में संशोधन करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए ये पावर राज्य सरकार को दी गई है। और दोस्तों, ये जब बिल आने वाला था उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के दो नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सांसदों को प्रेजेंट रहने के लिए कहा था, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के अपने ही सांसद ने सवाल खड़ा कर दिया है। राज्यसभा में बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी और शाह पार्लियामेंट के अंदर पार्टी को आदेश देते हैं कि सभी लोग राज्यसभा में जब कानून पर चर्चा होगी तो पार्टी के सारे सांसद मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर पार्टी के सांसदों को एक दिशा निर्देश और 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया गया था। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़े करते हुए कह दिया कि हम सभी लोग इसमें मौजूद थे, लेकिन अमित शाह इस दौरान मौजूद नहीं थे। कोई सवाल पूछेगा कि आखिर अमित शाह क्या स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं जो उनको बीजेपी के द्वारा लिए गए फैसले से छूट दी जा रही है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में एक तानाशाही का ये नमूना है, जिसमें शीर्ष पर बैठे बीजेपी के नेता जब चाहे जो मन करे वो करते हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को हुक्म दिया जाता है कि इस समय में सभी लोग मौजूद रहेंगे। और ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी के नेता अपने ही पार्टी के आला कमान के व्यवहार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी को लोकतंत्र बीजेपी में बताया जाता है। यानी भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उनकी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। क्या यही लोकतंत्र है जो पार्टी के बड़े नेताओं को पार्टी के आदेश से छूट दे दी जाती है? और एक और अपडेट की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे। कैप्टन ने कृषि कानून को रद्द करने का अनुरोध किया। 2 दिनों से कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में मौजूद है और ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए इस दौरान कृषि कानून को रद्द करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही पंजाब के सीएम ने किसानों को फ्री लीगल एड श्रेणी में शामिल करने के लिए संशोधन करने के लिए कहा है। नालसा कानून के तहत लीगल सर्विसेज दी जाती है, लेकिन इसमें जो कैटेगरी मौजूद है उसमें किसानों का नाम नहीं है और किसानों को शामिल करने की मांग कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लगातार चल रहे किसान आंदोलन से न केवल पंजाब में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित होता हुआ देखा जा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द आंदोलन को खत्म कराने का अनुरोध किया है। इससे पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते हुए अनुरोध किया था। इसी के साथ में दोस्तों, सोनिया गांधी से मिलने के लिए भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि जिस तरह का रवैया नवजोत सिंह सिद्धू का है, इससे पार्टी को फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनके बयान से राज्य सरकार को ही काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ में आपको बता दें कि राज्यसभा में महिला सांसद पर हुए हमले को लेकर और मार्शल बुलाए जाने को लेकर विपक्षी पार्टियों ने विरोध जाहिर किया है। आपको बता दें दोस्तों कि एनसीपी के नेता शरद पवार ने कहा कि अपने 55 साल के संसदीय कैरियर में उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा जैसा आज राज्यसभा के अंदर देखा। महिला सांसदों पर हुए हमले, 40 से अधिक पुरुषों और महिलाओं को बाहर सदन के लाया गया, ये दर्दनाक स्थिति है। ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। दोनों ने मिलकर मोदी सरकार पर यह निशाना साधा है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि भोपाल में कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, युवा कांग्रेस ने मोर्चा संभालते हुए शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और पानी की बौछार करके कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला गया, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह को भी चोट लगने की खबरें सामने आ रही है। और इसी के साथ में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन ने इस पूरे मोर्चे को आगे बढ़ाते हुए यूथ कांग्रेस के द्वारा बुलाए गए 11 अगस्त यानी बीते दिन विधानसभा का घेराव किया और घेराव करते हुए विधानसभा स्थगित होने के बाद यूथ कांग्रेस सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकल गए थे, लेकिन पुलिस ने सभी को कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही रोक दिया। इसके बाद पुलिस और यूथ कांग्रेस के बीच में जोरदार
जोरदार तरीके से झड़प देखने को मिली है और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गोदी मीडिया पर निशाना साधते हुए पूछा कि जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है, उनके लिए जवाब है कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है, जनता की लड़ाई लड़ रही है, महंगाई की लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। ये उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर विपक्ष कहाँ है, कांग्रेस पार्टी कहाँ है। एक और अपडेट की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि किसी राज्य के अंदर किसी विधायक मंत्री पर दर्ज आपराधिक मामले को तुरंत वापस कोई भी सरकार नहीं ले सकती है, वह कानूनी प्रक्रिया से ही वापस लिया जाएगा। दागी सांसदों और विधायकों के केस वापस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यूपी विधानसभा के कई सदस्यों की सांसें अटक गई है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 403 विधायकों में से 143 विधायक के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इसमें से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 114 विधायक है, जबकि समाजवादी पार्टी के 14 विधायक और बसपा के 5, कांग्रेस पार्टी के 1 विधायक पर यह मामला दर्ज है। बाकी विधायक अन्य दल के और निर्दलीय थे। सरकार बनाने के बाद हर सरकार की तरह बीजेपी के नेताओं पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने का कार्य शुरू कर दिया गया। मार्च 2017 के एडीआर के आंकड़े पर गौर करें तो 143 विधायकों पर मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 105 विधायक ऐसे थे जिन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दायर था, चाहे हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, महिला से छेड़खानी हो, हेरा फेरी जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ पर भी, जैसा कि आप जानते हैं कि आपराधिक मामला दर्ज था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने ही अपराध अपने आप से ही हटा लिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया है दोस्तों, भारत की राजनीति के लिए और खासकर क्रिमिनल उम्मीदवारों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और एक और अपडेट की माने तो राहुल गांधी के कश्मीर जाते ही विस्फोट हुआ, उन्हें खत्म करने की साजिश रची गई थी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दें, राहुल गांधी के कश्मीर जाने पर बम विस्फोट के मामले को लेकर राहुल गांधी को खत्म करने की साजिश करार देते हुए सनसनीखेज खुलासा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र कांग्रेस नाना पटोले ने ये बातें कही है। नासिक के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यर्थ न हो बलिदान कार्यक्रम में बोलते हुए नाना पटोले ने राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी के 2 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि राजधानी श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां पर राहुल गांधी ठहरे हुए थे। वहां से सिर्फ 500 मीटर के रेडियस में बम विस्फोट होता है। इसी घटना का उल्लेख करते हुए नाना पटोले ने बयान देते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो जयंत चौधरी से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पंजाब के प्रभारी और पूर्व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जयंत चौधरी के घर जाकर उनसे मुलाकात की है और स्वर्गीय अजीत सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जयंत चौधरी ने इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि उनके आने से मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने हरीश रावत जी लंबे राजनीतिक जीवन में प्रतिद्वंदियों से मात खाने के बाद भी हर बार मजबूती से उभरे हैं। ऐसी मुलाकात से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस बीच सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी आरएलडी के साथ अलायंस को लेकर भी कुछ कोशिशें कर रही है, क्योंकि हरीश रावत के पहुंचने के बाद माना जा सकता है कि कोई न कोई चर्चा जरूर चल रही होगी। कांग्रेस पार्टी के नेता अचानक पहुंचे हैं और उनके पहुंचने के बड़े राजनीतिक मायने हैं। इसी के साथ में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संबित पात्रा से कहा कि लगाओ वरुण गांधी को फोन और पूछो कि फिरोज गांधी क्या खान थे या फिर पारसी थे। ये सवाल पहले उनसे पूछो, फिर राहुल गांधी से सवाल करना। एक और जानकारी की माने तो युवाओं ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांगा रोजगार। अखिलेश यादव बोले अब जनता भी इनसे हाथ जोड़कर रोजगार मांगने लगी है, लेकिन मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक योगी सरकार द्वारा प्रायोजित लेख और विज्ञापन के जरिए बताया जा रहा है कि सरकार ने अब तक लगभग 3.25 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया है। योगी सरकार के द्वारा किए जा रहे रोजगार गारंटी देने के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुटकी ली है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जिनके राज्य में नौकरी के लिए युवाओं को हाथ जोड़ना पड़े, उनसे जनता अब हाथ जोड़ लेगी। इसी के साथ में दोस्तों दिल्ली के मामले को लेकर एक बड़ा बवाल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके साथ में मौजूद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की मौजूदगी में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ बदतमीजी की गई, यहाँ तक कि उनके साथ हाथापाई की गई है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के 9 अन्य विधायकों को 2018 के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हुए हमले में जो आरोप लगे थे, उन सभी आरोप से बरी कर दिया है। हालांकि अदालत के द्वारा आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आईपीसी के मामले के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने ये फैसला आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से माफी की मांग की है। जो बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, उनके 9 और विधायकों को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। एक और अपडेट की माने तो लालू यादव की चेतावनी, कहा जातिगत जनगणना अगर नहीं होगी तो सेंसस में कोई हिस्सा नहीं लेगा। बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने भी जातीय जनगणना की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी समेत लगभग
लगभग सभी क्षेत्रीय दलों ने इसकी मांग की है। इस बारे में प्रतिनिधि मंडल ने तेजस्वी यादव की अगुवाई में पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और केंद्र सरकार के इंकार करने के बावजूद राज्य सरकार अपने स्तर पर जनगणना कराए इसकी मांग की थी, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो ओबीसी लोगों की संख्या गिने ताकि सभी को पता चले कितनी संख्या ओबीसी समाज की है और उन सभी को सरकारी कार्यों में सरकारी स्कीम में फायदा मिल सके। और इसी के साथ में लालू यादव ने इस पूरे मामले को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद बीजेपी बुरी तरह से बैकफुट पर है, कोई जवाब नहीं दे पा रही है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि लालू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर 2021 की जनगणना में जातीय जनगणना नहीं की जाती, ओबीसी जनगणना नहीं की जाती, तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा के साथ साथ दलित और अल्पसंख्यक भी सेंसस में हिस्सा नहीं लेंगे, जनगणना में हिस्सा नहीं लेंगे। जनगणना के जिन आंकड़ों से देश के बहुत संख्यक आबादी का भला नहीं होता तो फिर जानवरों की जनगणना वाले आंकड़े का हम क्या करेंगे। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो मेरठ के अंदर गरजे बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, कहा ब्राह्मण समाज उखाड़ के फेंकेगा सरकार को, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जल्द ही नतीजे और रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। वही रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जिसमें दोस्तों आजम खान और उनके बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, अंतरिम जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि फर्जी पैन जालसाजी मामले को लेकर सपा के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड जालसाजी मामले में आजम खान और उनके बेटे की अंतरिम जमानत को आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि मामले में कोर्ट 4 हफ्तों के भीतर मुखबिर का बयान दर्ज करे और मुखबिर का बयान दर्ज होने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड जालसाजी के मामले को लेकर ये आदेश जारी किया है। इसी के साथ में दोस्तों त्रिपुरा पुलिस के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को और उनके साथ में 5 अन्य टीएमसी के नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वाले गिरफ्तार बीजेपी के सदस्य अश्वनी उपाध्याय को एक दिन के अंदर ही जमानत मिल गया। जंतर मंतर पर विवादित भाषण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता और वकील अश्वनी उपाध्याय को जमानत मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल दोस्तों जंतर मंतर पर विवादित भाषण के मामले को लेकर वकील अश्वनी उपाध्याय को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। मुस्लिम विरोधी नारे लगाने को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अश्वनी उपाध्याय को 50,000 रूपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। याद दिला दें कि जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाते हुए अश्वनी उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया था। एक और अपडेट की माने तो कर्नाटका में एक बार फिर से बवाल, येदियुरप्पा को हटाकर सीएम बने बोम्मई से पर्यटन मंत्री नाखुश हो गए हैं। उन्होंने अपने एमएलए दफ्तर पर ताला जड़ दिया है और इसी के साथ में इस्तीफा देने तक की धमकी दे दी है। दरअसल दोस्तों उनको हाल फिलहाल के अंदर हुए कैबिनेट विस्तार में उनको टूरिज्म मिनिस्ट्री मिला था, लेकिन जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और इसी के साथ में कोई और मंत्रालय चाहते हैं। एक और अपडेट की माने तो पप्पू यादव ने अरविंद केजरीवाल को मीर कासिम बताया, जिस पर आम आदमी पार्टी के विधायक भड़के बोले 2 पैकेट पार्ले जी बांटकर संत समझने लगे हैं और इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों जम्मू कश्मीर के राजनेता शाह फैजल ने अपने आईएएस के पद से इस्तीफा 2 साल पहले दे दिया था, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। शाह फैजल के 2.5 साल से इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, यानी आज भी वो आईएएस अधिकारी हैं। इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार ने आरटीआई में जानकारी दी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब शाह फैजल आईएएस अधिकारी नहीं रहना चाहते हैं तो उनका इस्तीफा क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा। एक और अपडेट की माने तो झोली बोरी पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी होने के कारण जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कई जगह तो ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें छापकर झोले में भरकर अनाज दिया गया, लेकिन जब लोग घर पे ले जाके झोला खोल के देखने लगे तो अनाज सड़ा हुआ मिला और ऐसे में प्रधानमंत्री की तस्वीरें झोले पे लगना बीजेपी को दोहरा नुकसान पहुंचाएगी। और एक और अपडेट की माने तो विपक्ष के हंगामे से लोकसभा के अध्यक्ष दुखी है। उन्होंने कहा कि पोस्टर बैनर लेकर सदन में आना सदन की मर्यादा के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर लोकसभा के अध्यक्ष को यह भी बताना चाहिए कि आखिर सरकार विपक्ष की बात मानने को तैयार क्यों नहीं है। क्या कोई असली मुद्दे पर बहस सरकार नहीं करा सकती है? क्या जनता इसी तरह से महंगाई के मामले को लेकर जूझती रहेगी और कोई सवाल का जवाब देने वाला नहीं होगा? क्योंकि मीडिया पर तो कोई जवाब बीजेपी या सत्ताधारी दल का देने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में यहाँ तक कि बीजेपी के मंत्री तो नेहरू के बयान पर दोष लगाते हुए कह रहे हैं कि 1948 में उन्होंने भाषण दिया था, इसके कारण महंगाई बढ़ गई है। इस पूरे मामले पर दोस्तों स्पीकर को भी कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए, उनकी भी कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर बनती है। और एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस ने 38 सदस्यीय समिति का ऐलान उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर किया है। अजय कुमार लल्लू से लेकर सलमान खुर्शीद और इमरान मसूद को जगह दी गई है। इसी के साथ में एक और अपडेट की माने तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो भी दिखाओ, मीडिया पर बिफरे। तेज प्रताप यादव कहा लालू यादव को घेरने की तुम्हारी औकात नहीं है। बिहार की उन सभी मीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे जो लोग मेरे खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। तेज प्रताप यादव काफी ज्यादा तमतमाए हुए दिखाई दे रहे थे। और इसी के साथ में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल उन्होंने एक बड़े घोटाले का दावा किया था उत्तर प्रदेश में और राज्यसभा के अंदर भी चर्चा की मांग की थी, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने ये एफआईआर दर्ज कराया है। वहीं पर मुकेश सहनी पर जनता दल
यूनाइटेड का हमला, कहा राजनीति अगर करनी है तो ABCD सीख लीजिए मंत्री जी, वरना चिराग पासवान जैसा हाल हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों राजीव गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लेते हुए एक नया अवार्ड बनाया है, मोदी सरकार को झटका दिया गया है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, कहा हमारे उम्मीदवार विधायक बनकर आएंगे, बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। और एक और अपडेट की माने तो ये सारी बड़ी अपडेट है जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए, जुड़े हैं। दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपको अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।